सारे सारे चैप्टर्स का क्वेश्चंस वो देख लूं, मिसलेनियस। वो तो हर चैप्टर के लिए जो भी तेरे चैप्टर सारे मिसलेनियस एग्जांपल्स और मिसलेनियस क्वेश्चंस तो कर ही दिए सो, मतलब उसी से ही क्वेश्चंस बनेंगे मुझे। ओके सर। और कुछ क्वेश्चंस आरडी के भी आ जाते हैं, बट फॉर दैट मेरे को आरडी चाहिए होगी ऋषिक, तब मैं तुमको बता पाऊंगा। अभी मेरे पास राइट नो आरडी है नहीं। ओके सर। बट मिसलेनियस एक्सरसाइज और मिसलेनियस एग्जांपल से काफी पेपर आ रहा होगा, लाइक अगर तू वो भी करके चला जाएगा तो सारा हो जाएगा। तो लास्ट क्लास में मैंने, मुझे लगता है हमने डेस्कार्टेस रूल पढ़ा था। यस सर। गाइस एक बात, एक तो वीडियो ऑन कर लें, वीडियो यस ऑन सर तो कर करना रहे हैं। पड़ेगा। ओके, सो डेस्कार्टेस रूल ऑफ साइंस हमें बस ये बताता है कि कितने एटमोस्ट या कितने रूल्स हो सकते हैं हमारे पास, एटमोस्ट पॉजिटिव और एटमोस्ट नेगेटिव। एफएक्स के अगर आप कोएफिशिएंट में साइन चेंज देखेंगे, ऋषिक इसका कोई एग्जांपल मैं तेरे को दूंगा, मेरे को एक्चुअली टाइम नहीं मिल पाया तो मैं इसलिए इस पे थोड़ा काम नहीं कर पाया, बट आई विल वर्क ऑन इट। और मैं इसका कोई ना कोई एग्जांपल, मैं कुछ क्वेश्चंस निष्कर्ष सर के थ्रू तुम लोगों को फॉरवर्ड करा दूंगा तुम्हारे ग्रुप में। ओके सर। और अगर हम नेगेटिव रूट्स देखना चाहते हैं तो हमें चेंज ऑफ साइन ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ इन fx, fx के साइन चेंज देख रहे हैं तो एटमोस्ट पॉजिटिव रूट्स मिलेंगे, और अगर f माइनस x के साइन चेंज देख रहे हैं तो एटमोस्ट नेगेटिव रूट्स मिलेंगे। कितने मैक्सिमम नेगेटिव रूट्स हो सकते हैं? तो क्या आप मेरे को एक क्वेश्चन बताएंगे, इसका आंसर बता दीजिए बस मुझे फटाफट। एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। कितने मैक्सिमम पॉजिटिव रूट्स, कितने मैक्सिमम नेगेटिव रूट्स हो सकते हैं इसके? सर सर एक और चीज पूछनी थी सर, मेरे में जैसे 20 नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे एमसीक्यू, और 3 केस स्टडीज जिसमें 5 सब पार्ट होंगे, तो 15 वो और 5 असर्शन रीजन आएंगे। तो सर पहले कौन 5 से? सब पार्ट होंगे बट करने 4 ही होंगे। नहीं सर 5 आएंगे क्योंकि 40 का है ना। आएंगे 5 बट करने 4 ही होते हैं। नहीं सर हमारा पैटर्न अलग है, हमारे पांचों 5 है, 5 करना है। Okay. तो सर पहले केस स्टडी करूं या फिर केस स्टडी काफी आसान होती है ऋषिक, लाइक द इजीएस्ट पोर्शन विल बी केस स्टडी। सर 11th में केस स्टडी का केस स्टडी मतलब कराई नहीं हमें। 10th में तो तुम देख के आए हो, हाँ वैसी सर केस स्टडीज होती थी। टॉपिक अलग है। 11th में भी वैसी केस स्टडीज आएंगी, बेसिक ही काफी, राइट। और केस स्टडी भी इजी होगा। असर्शन रीजन को सबसे एंड में उठाना है, क्योंकि असर्शन रीजन सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग होगा, जितनी भी हम चीजें कर लेंगे उसमें, राइट। और सारी चीजें मुझे लगता है जल्दी हो जाएंगी एज कंपेयर टू असर्शन रीजन। तो वो सबसे एंड में कर, और तेरे को जो भी चॉइस है वैसे कर ले, इसमें कोई प्रॉब्लम। ओके सर। रोशनी घर पे मास्क पहन के थोड़ी ना बैठना। तो मैं बाहर से। अच्छा हाँ जी, कितने मैक्सिमम पॉजिटिव रूट्स इसके और कितने मैक्सिमम नेगेटिव रूट्स इसके? अक्षत बताएगा? हाँ हाँ बता दे। मैक्सिमम पॉजिटिव रूट्स होंगे 1, पॉजिटिव 1 है और नेगेटिव? करेक्ट। ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज कि आपको 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाएंगी, उसके बीच में कॉमन रूट्स फाइंड आउट करना पड़ सकता है। हो सकता है दोनों क्वाड्रेटिक मतलब दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स कॉमन हो सकता है एक ही रूट कॉमन हो। तो हम ये बात कर रहे हैं, लेट्स सपोज एक इक्वेशन है मेरे पास a1x स्क्वायर प्लस
b1x plus c1 is equals to 0 and suppose इसके रूट्स हैं alpha 1 and beta 1. then next quadratic equation है a2x square. पूछ सकते हैं क्या पूछ रहे? सर जी ऊपर वाली इक्वेशन में हमने साइन तो बस एक ही बार चेंज हुआ ना, तो मैक्सिमम दो नेगेटिव कैसे हुआ? नेगेटिव रूट्स के लिए हमें x की जगह -x पुट करना पड़ेगा. ये तो हमारी इक्वेशन fx थी. अगर तेरे को f माइनस एक्स बनाएगी तब तेरे को पता चलेगा कि नेगेटिव इसके कितने रूट्स हो सकते हैं मैक्सिमम. तो f माइनस एक्स का मतलब x की जगह माइनस एक्स रख. x की जगह माइनस एक्स रखा तो ये बनेगा फर्स्ट माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स का होल क्यूब. माइनस एक्स का होल क्यूब विल बी माइनस एक्स क्यूब. फिर ये और यहाँ पे माइनस प्लस एक्स रखेंगे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. यहाँ पे माइनस 7x, यहाँ पे माइनस 11 ही रहेगा. तो देख माइनस प्लस 1 प्लस माइनस 2 फिर माइनस माइनस 1. तो ये ओके. तो अगर हमारे पास हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कॉमन रूट्स की. कॉमन रूट्स की अगर हम बात करें तो पहली इक्वेशन हमें कह रही है कि a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 इज इक्वल टू 0 हो. मतलब एक इक्वेशन मेरे को गिवन है और सेकंड इक्वेशन मेरे को गिवन है a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 इज इक्वल टू 0. सपोज पहली इक्वेशन के रूट्स हैं अल्फा 1 बीटा 1 और सपोज दूसरी इक्वेशन के रूट्स हैं अल्फा 2 बीटा 2. नाउ कॉमन रूट्स का मतलब क्या है कि इनके रूट्स सेम है. पहली बात. अब रूट्स तो दोनों भी सेम हो सकते हैं, यानी कि जो इसके रूट्स आए वही दूसरे वाले के भी आ जाए, या फिर एक रूट भी सेम हो सकता है. राइट. जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी इक्वेशन का रूट हो 1 एंड 2 और किसी दूसरी इक्वेशन का भी रूट हो 1 एंड 3, तो यहाँ पे एक कॉमन रूट हो गया इन इक्वेशंस का. ऐसे ही बट अगर किसी दूसरी इक्वेशन का भी रूट 1 और 2 है, तो अगर इक्वेशन के रूट सेम है तो इसका मतलब ये है कि रूट मतलब इक्वेशन सेम होगी. अगर दोनों रूट सेम है तो इसका मतलब कि इक्वेशन सेम होगी. बट अगर एक रूट सेम है तो ये समझेंगे कि इक्वेशन सेम ही है. 10th में कौन सा किया था? 10th में नहीं किया में भी तो ऐसे निकालते थे. इंटरसेक्टिंग में एक कॉमन रूट आता था, सारे इक्वल होते थे तो दो कॉमन आ जाते थे, और पैरेलल होता था तो एक भी नहीं आता था कॉमन रूट. बस वो था जब हम बात कर रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की. ये होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन. हाँ नहीं सर, मैं कह रहा हूँ मतलब थोड़ा वैसे ही है ना. हाँ, तो हो सकता है इनका वन कॉमन रूट, यानी कि एक वैल्यू ऊपर वाले की भी और एक वैल्यू नीचे वाले की भी सेम, और हो सकता है इनके दोनों कॉमन रूट हो. अगर दोनों कॉमन रूट है, सबसे पहले तो ये सिचुएशन पढ़ लो, ये आसान. अगर दोनों कॉमन रूट है यानी कि एक इक्वेशन जिसके दो रूट है, दूसरी इक्वेशन भी उसके भी सेम दोनों रूट है, तो इसका मतलब दोनों इक्वेशन सेम होंगी. और सेम का मतलब प्रोपोर्शनल होंगे इनके कोएफिशिएंट्स. तो हम कंडीशंस पढ़ रहे हैं कि क्या कंडीशन होंगी कि हमारा एक कॉमन रूट है या दो कॉमन रूट है. हम इक्वेशंस को देख के ही पता कर सकते हैं, मतलब ऐसे देख के तो नहीं, कुछ थोड़ी चीजें थोड़े से फॉर्मूले लगा के. तो पहली चीज, इफ टू कॉमन रूट्स equations should be same. और इक्वेशन सेम का मतलब कल ही पिछली क्लास में हम ये एग्जांपल देख रहे थे कि x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 या फिर 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0. ये दोनों इक्वेशन सेम ही है. अगर आप सेकंड इक्वेशन में से 4 कॉमन ले लें तो एग्जैक्टली वही इक्वेशन बन जाएगी जो फर्स्ट वाली इक्वेशन. और अगर दोनों इक्वेशन सेम ही है तो इसका मतलब उनके कोएफिशिएंट्स प्रोपोर्शनल होने चाहिए. तो ये कंडीशन अगर वैलिड है किसी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, इसका मतलब उनके दोनों रूट सेम है. कैन आई रब द अबव पार्ट? ओके. और दूसरी सिचुएशन कहती है कि अगर एक कॉमन रूट है तो क्या होगा. तो भी देख लेते हैं क्या होगा.
मान लो एक कॉमन रूट है और वो अल्फा है, तो पहले वाली कंडीशन को भी वो सेटिस्फाई कर रहा होगा और दूसरे वाली कंडीशन को भी वो सेटिस्फाई कर रहा होगा। लेट्स सी कैसे हम इस अल्फा की वैल्यू निकालेंगे, फिर मैं एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा इसके लिए, बट पहले एक बार लॉन्ग मेथड से ये देख लेते हैं कि अगर हमारे पास कॉमन रूट होता दोनों का तो क्या हो रहा होगा। लेट अल्फा बी द कॉमन रूट, अल्फा इसको भी सेटिस्फाई कर रहा होगा, यानी कि तो मैं लिख सकता हूं a1 अल्फा स्क्वायर प्लस b1 अल्फा प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0। और मैं ये भी लिख सकता हूं a2 अल्फा स्क्वायर प्लस b2 अल्फा प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। अल्फा कॉमन रूट है, यानी कि दोनों इक्वेशंस का रूट है अल्फा, तो अल्फा दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई भी करेगा। अगर अल्फा दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा, मैंने पुट कर दिया, अब मैं इस अल्फा की वैल्यू निकाल रहा हूं। अगर मैं इस अल्फा की वैल्यू निकालूं तो अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए ये देखो जरा ध्यान से, मैं ऊपर वाली इक्वेशन और नीचे वाली इक्वेशन को यूज कर रहा हूं। एलिमिनेशन मेथड पढ़ा था हमने लास्ट ईयर, मैं एलिमिनेशन मेथड लगा रहा हूं। मैं अल्फा स्क्वायर को एलिमिनेट करना चाहूं तो मैं ऊपर वाली इक्वेशन को a2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं और नीचे वाली इक्वेशन को a1 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, सो दैट अल्फा स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम बन जाए और मैं इनको माइनस कर दूं। जब मैंने माइनस किया तो देखो ऊपर वाली इक्वेशन बनी a1 a2 अल्फा स्क्वायर, नीचे वाली इक्वेशन में a1 a2 अल्फा स्क्वायर ही आएगा, सेम टर्म है, कैंसिल हो जाएगी। ऊपर वाली इक्वेशन बनी a2 b1 इंटू अल्फा माइनस नीचे वाली इक्वेशन बनी a1 b2 इंटू अल्फा। ऊपर वाली इक्वेशन बनी a2 c1, नीचे वाली इक्वेशन में आया a1 c2, माइनस कर रहे हैं तो बीच में साइन आना चाहिए माइनस, a1 c2 इज इक्वल्स टू 0। यानी कि अगर रूट कॉमन होगा तो मैं उस अल्फा की वैल्यू ऐसे निकाल सकता हूं दैट अल्फा शुड बी, पहले वाले दो कंडीशन में से, पहले वाली दो टर्म्स में से अल्फा कॉमन ले लूंगा, आगे वाली दो टर्म्स को राइट हैंड साइड पे भेज देता हूं। अगर आगे वाली दो टर्म्स को राइट हैंड साइड पे भेजूंगा तो देखो ये बन जाएगा a1 c2 माइनस a2 c1 डिवाइडेड बाय यहां से a2 b1 माइनस a1 b2 चला जाएगा उधर। ये हमारा कॉमन रूट आएगा अगर वो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। Now when I put this alpha in any given equation, तो मेरे को कंडीशन मिलेगी कि मेरे रूट्स, मेरा एक रूट कब कॉमन है। अब वो कंडीशन क्या है हम इस पे बात करते हैं, हम इसको पुट नहीं कर रहे हैं, आप पुट करके चेक कर सकते हो, कंडीशन यही बनेगी। इसके लिए मुझे आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा सिखाना है। लास्ट ईयर हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सीखा था, अगर आपको याद है। कैसे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ऐसे सिखाया था तुम्हारे टीचर ने। चलो मैं बताता हूँ, नीचे वाला पार्ट रब कर दूं, कॉमन रूट्स वाला। Yes. कोई भी बच्चा है तो यू कैन रेज योर हैंड। ओके, जब हम इस इक्वेशन को पुट करेंगे ना अल्फा की वैल्यू को इक्वेशन के अंदर, तो कंडीशन बन जाएगी। वो कंडीशन में डायरेक्टली लिखवाता है। वो कंडीशन बनाने के लिए सबसे पहले तो आप अपने कोफिशिएंट्स लिख लो। कोफिशिएंट्स क्या है? a1 b1 c1 a2 b2 c2। एक बात, अब अपन को देखना है, मैं जो पहला, अब देखो इसको मैं दो तरीके से देख सकता हूं। अगर मैं a1 b1 c1 देख रहा हूं तो दिस इज अ रो, हॉरिजॉन्टल रो बोल देते हैं हॉरिजॉन्टल, और ऊपर वाली ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन को रो बोलते हैं, वर्टिकल लाइन को कॉलम बोलते हैं। तो फर्स्ट रो है a1 b1 c1, सेकंड रो है a2 b2 c1। फर्स्ट कॉलम है a1 a2, सेकंड कॉलम है b1 b2, थर्ड कॉलम है c1 c2। राइट, पहले कॉलम को मैं कैपिटल ए बोल रहा हूं क्योंकि दोनों ए आ रहे हैं यहाँ पे। दूसरे कॉलम को मैं कैपिटल बी बोल रहा हूं क्योंकि दोनों बी आ रहे हैं यहाँ पे। तीसरे कॉलम को मैं कैपिटल सी बोल रहा हूं क्योंकि दोनों सी आ रहे हैं यहाँ पे।
Now the condition is B square is equals to AC. B square is equals to AC. Now how to calculate this B and A and C? A कैलकुलेट करने के लिए आप A वाली रो पे हाथ रख लीजिए, सॉरी A वाले कॉलम पे हाथ रख लीजिए, जो बचेगा उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख दो। यानी कि जब मैं A कैलकुलेट कर रहा हूँ तो इसको हाइड करो, अगर इसको हाइड करा तो बचा B1C2 माइनस B2C1। सर ये तो जैसे क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं वैसे ही है। बिल्कुल एग्जैक्टली। B कैलकुलेट करने के लिए B वाले कॉलम को हाइड कर लीजिए, जो बचा उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए A1C2 माइनस A2C1। C कैलकुलेट करने के लिए C वाले कॉलम को हाइड कर दीजिए A1B2 माइनस A2B1। तो B स्क्वायर इक्वल्स टू AC कंडीशन ये बन जाएगी, B कैलकुलेट करा तो ये बना A1C2 माइनस A2C1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC। A कैलकुलेट करने के लिए मैंने A वाला कॉलम हाइड किया, मेरा आंसर आया B1C2 माइनस B2C1। C कैलकुलेट करने के लिए मैंने C वाले कॉलम को हाइड किया, आंसर आया A1B2 माइनस A2B1। अगर आपकी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इट मींस कि उनका एक कॉमन रूट है। और अगर आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दोनों कोफिशिएंट्स, दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट्स प्रोपोर्शनल है, तो उनके दोनों कॉमन रूट है, यानी कि इक्वेशन सेम ही है। Now let's solve a question. समझ तो सही बात वहीं से ही आएगी, कंडीशंस लगाते जानिए, लगाने कैसे अब जरा देख लें। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है एकदम पूछ सकते हैं आप मुझसे कि हमने B स्क्वायर इक्वल्स टू AC कैसे बनाया। B बनाने के लिए कोई भी कॉलम की वैल्यू निकालनी है, उस कॉलम को छिपाओ, जो दोनों बचे हुए कॉलम होंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। सर B स्क्वायर इक्वल टू AC आ गया। B स्क्वायर इक्वल्स टू AC जब अल्फा को इस जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसमें पुट करेंगे तब बनेगा ये B स्क्वायर इक्वल्स टू AC। हमें दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है। If ax square plus bx plus c is equals to 0 and bx square plus cx plus a is equals to 0 have a common root, बोला गया इन दोनों इक्वेशन का कॉमन रूट है, and a, b and c are non-zero real numbers, then find the value of a cube plus b cube plus c cube divided by abc। आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है if both these equations have a common root। बोला गया एक ही रूट कॉमन, हैव अ कॉमन रूट। तो अगर बोला है एक ही कॉमन रूट है तो B स्क्वायर इक्वल्स टू AC लगा देते हैं भाई। B स्क्वायर इक्वल्स टू AC लगाने के लिए पहले कोफिशिएंट्स को लिखो और फिर जैसे जैसे बताया गया है ऐसे ऐसे लगाते चले जाओ। ट्राई करो, यू हैव 2 मिनट्स। और जब तक किसी ने भी नोट नहीं किया है तो कर सकता है, किसी को कुछ डाउट है पूछ सकता है।
ओके, आई स्टार्ट नाउ, आप चेक कर सकते हैं। कैन आई रब दिस? ऊपर वाली चीज किसी का बच्चा है, हैंड रेज करे। सर 2 मिनट और दे दो सॉल्व करने के लिए। कर ले, कर ले, बट मेरे को शुरू हो जाने दे। तू करता रहे, वही काम करना है मेरे, जो तू करता है। जैसे तेरा आंसर आ जाए मेरे को बता दो। काम तो यार वही करना है। देखो, पहले तो दोनों के कोफिशिएंट्स को रीअरेंज कर देता हूँ। पहले वाले के कोफिशिएंट है ABC, तो दूसरे वाले के कोफिशिएंट है BCA। पहले वाली लाइन A बनेगी, दूसरे वाला कॉलम B बनेगा, तीसरे वाला कॉलम C बनेगा। कंडीशन है B स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC। अगर B स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC लगाता हूं तो B स्क्वायर बनेगा, B को छुपाऊं, A स्क्वायर माइनस BC का होल स्क्वायर। A बनाऊं तो A बनाने के लिए मेरे को बनेगा AB माइनस C स्क्वायर। C बनाने के लिए अगर मैं बनाऊं तो C छुपाओ, AC माइनस B स्क्वायर। पहली चीज ओपन कर देते हैं जी। A की पावर 4 प्लस B स्क्वायर C स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ A स्क्वायर BC। इतना मल्टीप्लाई करते हैं, A स्क्वायर BC माइनस AB क्यूब माइनस के C स्क्वायर का इससे मल्टीप्लीकेशन करो तो माइनस AC क्यूब प्लस के B स्क्वायर C स्क्वायर प्लस के B स्क्वायर C स्क्वायर इधर भी है, प्लस के B स्क्वायर C स्क्वायर इधर भी है, कैंसिल हुआ। आई गेस करेक्ट। ऋषिक फर्स्ट के सेकेंड? क्या सर? अच्छा, पहले वाला आंसर, हाँ ठीक है, करेक्ट। मुझे लगा तुमने दो आंसर भेजे जो है सर वो है आंसर। करेक्ट। ये बना A की पावर 4 माइनस के AB क्यूब को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आ गया, प्लस के AB क्यूब बना, माइनस के AC क्यूब को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आ गया, प्लस के AC क्यूब बना। ये माइनस के 2A स्क्वायर BC है, ये प्लस के A स्क्वायर BC है, इधर लेके जाऊंगा 3A स्क्वायर BC बन जाएगा। पहली तीन टर्म्स से A कॉमन ले सकता है, दिस विल बी A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब। यहां से भी मैं 3A स्क्वायर BC लिख सकता हूं। नाउ इस एक A से एक A कैंसिल हो जाएगा, ऑल्दो ऐसे कभी कैंसिल होता नहीं है। जब भी आप ऐसे कैंसिल कर रहे हैं, समझ लो मेरी बात, अगर मैं x स्क्वायर इक्वल्स टू x लिखा हुआ है मैंने और एक x से एक x कैंसिल कर दिया, ये गलत है, क्योंकि उस केस में मैं कुछ सॉल्यूशंस छोड़ देता हूं। एक्चुअली मेरे को इसको ऐसे सॉल्व करना चाहिए, x स्क्वायर माइनस x इक्वल्स टू 0। अगर मैं यहाँ पे एक x से एक x कैंसिल कर दूंगा तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी, जबकि अभी देखना आप इसके दो आंसर आएंगे। ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो दो आंसर आने चाहिए थे, बट आंसर हमारा एक ही आया। चलो आप ये सोच सकते हो रियल एंड इक्वल रूट्स है, बट नहीं, गड़बड़ है। जब हम एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल को ऐसे डायरेक्टली काट देते हैं तो हम एक वैल्यू भूल जाते हैं। यहाँ पे देखो, जब मैंने x को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करा तो x स्क्वायर माइनस x इक्वल्स टू 0 बना, x कॉमन आया, x इंटू x माइनस 1 0 बना। आंसर आया, एक आंसर आया x का 0, एक आंसर आया 1। तो जब भी हम डायरेक्टली एक तरफ से दूसरे तरफ के वेरिएबल को कट करते हैं तो हम ये 0 रखना भूल जाते हैं। तो वैसे तो मैं नहीं काट सकता, मैं भी यही कह रहा था कि A से A मैंने काट दिया, बट जब भी मैं कट कर रहा हूं तो मैं साथ में ये भी लिख दूं, A जो भी ये कट करा है इस ये वैल्यू पूरी आपकी 0 के बराबर भी हो सकती है। यानी कि जैसे ही आपने यहाँ पे कट करा था तो आपको साइड में x इक्वल्स टू 0 भी लिख देना था। आप x को कट कर रहे हो तो x की वैल्यू 0 भी हो सकती है, ये बोल दो। इसी तरीके से मैं भी बोल सकता था कि a की वैल्यू 0 भी हो सकती है, क्योंकि अगर 0 हो गई a की वैल्यू तो दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड भी 0 बन जाएगा, राइट हैंड साइड भी 0 बन जाएगा। और उसने क्वेश्चन में मेरे को ऑलरेडी दिया हुआ है ये नॉन जीरो है, नॉन जीरो है तो यानी कि दिस इज नॉट पॉसिबल।
तो ए को ए से कट कर सकते हो यहाँ पे डायरेक्टली। अब ये बचा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब डिवाइड इज इक्वल्स टू 3abc। उधर से 3abc में से abc अगर उठाओ, 3 के साथ मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, इधर आएगा तो डिवाइड होगा, बन जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब डिवाइडेड बाई abc, वैल्यू आएगी इक्वल्स टू 3। सर हम ये कह सकते हैं a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। यहां से बिल्कुल कह सकते हैं, हाँ सर कह सकते हैं ना। बिल्कुल कह सकते हैं। भी बन सकती है ऋषिक, एम आई ऑडिबल? नहीं सर बीच में No, चली sir. गई थी। वो अभी नहीं होगा। नाउ एम आई ऑडिबल? यस Yes, सर। sir. ठीक है, एक और कंडीशन भी हो सकती है ऋषिक, बात करेंगे इस बारे में, अभी नहीं, पर हमेशा नहीं होगा a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 ही। इसके साथ साथ एक और कंडीशन भी पॉसिबल, मैं तो इसलिए कह रहा हूँ, मैं पढ़ा था तीनों ना। वैल्यूज इक्वल हो जाए। वो 10th में पढ़ा था, अब 11th में एक और चीज पढ़ाऊंगा। हाँ सर। तो ऐसा भी हो सकता है कि तीनों वैल्यूज इक्वल हो जाएं, ए बी और सी अगर तीनों वैल्यूज इक्वल हैं तब भी ये ट्रू हो जाएगा, सिर्फ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 पे ट्रू नहीं होगा। हाँ देख सर भी तो सकते हैं। हो जाएगा। फिर वो 3 टाइम्स a क्यूब आ जाएगा, उधर भी 3 टाइम्स a क्यूब आ जाएगा। हाँ जी, कोई भी प्रॉब्लम हो आपको पूछ सकते हैं, वैसे हमने डायरेक्टली सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करा है। सर इस केस में लेकिन a इक्वल टू b इक्वल टू c नहीं हो सकता, क्योंकि फिर इस वो केस में कॉमन रूट नहीं होगा ना, दोनों इक्वल रूट्स हो जाएंगे। तो इसमें a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 ही होगा। अगर a इक्वल टू बी इक्वल टू सी हो गया तो दो कॉमन रूट हो जाएंगे, है ना? फिर तो सेम ही इक्वेशन हो जाती है। सेम इक्वेशन हो जाएगा। ऐसा हो सकता है सेम इक्वेशन हो जाए, बट अगर हमें इक्वेशन ही नहीं दी गई तो हम इस बारे में नहीं सोचेंगे ऋषि, क्योंकि मुझे एबीसी की टर्म्स में क्वेश्चन दी, क्योंकि मुझे एबीसी की टर्म्स में क्वेश्चन दिया हुआ है, तो मैं अभी नहीं सोच सकता कि इनके दोनों रूट सेम हो जाए। बट एक क्वेश्चन और दिखाता हूँ अभी इसके बाद, इसी पे बेस्ड। अच्छा सर आप कह रहे थे क्वेश्चन कराओगे उसका स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट का पेपर का। हाँ यार, वो भी नहीं मिल पाया मेरे को यार, एक्चुअली मेरा बड़ा हेक्टिक शेड्यूल है। मेरे को अभी कल टाइम मिलेगा, तो कल मैं तेरे लिए वो मतलब कल वो मैं पूरा पेपर ढूंढ कर रखूंगा। ओके। एक्चुअली मेरे पास पढ़ा तो है वो क्वेश्चन, उसके लिए मुझे तेरे को थोड़ी सी चीजें और पढ़ानी पड़ेगी, मतलब थ्योरी ऑफ इक्वेशंस भी समझना पड़ेगा कल का। ओके सर। कराऊंगा मैं, है मेरे पास क्वेश्चन, तो वो नेट मतलब मैंने डाउनलोड ही करा हुआ है। Okay, so there is one more question. Can I rub this? Okay. There is one more question on common roots. See this. ये काफी सही क्वेश्चन है, पहले तुम लोग ट्राई करोगे। If the equation x square plus 5x plus 8 is equals to 0 and ax square plus bx plus c is equals to 0, दिव्यांशु क्यों नहीं आ रहा है यार क्लास में, किसी को पता है क्या? नहीं सर पता नहीं।
स्टार्ट कर सकते हो, आप 2 मिनट्स अगेन। एक इक्वेशन दी गई है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन दी गई है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a b c की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकती है। बोला गया इनका एक कॉमन रूट है। बताओ a b c का रेशियो क्या होगा? गाइस तुम्हारी वीडियो क्यों ऑफ हो गई है? वीडियो ऑन करके रखा करो, पता चलता रहे, स्पेशली दिस टाइम तुम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। टाइम ओवर। रोशनी, डू यू लिव इन दिल्ली? Yes, sir. तो हुडी क्यों पहनी हुई है? तो वैसे हुडी क्यों पहनी हुई है तू? तो वैसे कह रहा हूँ। सर और कुछ धुला हुआ नहीं था सर ऊपर में। चलो मेरे को यहाँ पे दिया हुआ है दोनों इक्वेशंस, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0 एंड ax स्क्वायर प्लस 5bx। क्या बोल रही है? सर मुझे एक आंसर आया। फिर से बोल, क्लियर नहीं सर एक हुआ। आंसर आया है। अच्छा आंसर आया है, बता ना। बता दे, ऐसे टाइप करने की जरूरत नहीं। अगर आंसर आ गया तो बता दो। करेक्ट है, बट हाउ? The important thing is the process, not the answer. How did you get B? सर मुझे अभी समझ आया ये कैसे हो सकता है। बता दे। सर मेरे को पता नहीं सर, मैंने अभी करा नहीं है, मतलब मैं कुछ और कर रहा था, उससे मुझे लगता नहीं आएगा। तो सर मैंने कुछ और। पहले मेरी बात सुन, ठीक है। इसने बोला कि इन दोनों इक्वेशन का एक रूट सेम है, ठीक है। तो एक चीज तो मैं बी स्क्वायर इक्वल्स टू AC लगा सकता हूँ, बट यार अगर बी स्क्वायर इक्वल्स टू AC भी लगाऊंगा तो ABC का रेशियो निकालना एक ही इक्वेशन होगी, इतना इजी नहीं होगा। ऐसे नहीं होगा कि मैं एकदम डायरेक्टली बी स्क्वायर इक्वल्स टू AC से ABC का रेशियो निकाल दूंगा।
आई डोंट थिंक सो। तो मैंने दूसरी चीज सोची एक और, मैंने कहा यार चल x² + 5x + 8 इक्वेशन तो दी हुई है, क्यों ना इसके रूट ही निकाल लो, उसमें से कोई से ना कोई सा एक रूट इसमें सॉल्व सेटिस्फाई भी करेगा। मैंने इसका रूट निकालने के लिए इसके डी निकाला, डी निकाला तो डी आया b² 25 जो कि है -4ac, ये आया 25 -32। मैंने कहा और डी तो है नेगेटिव, अगर डी है नेगेटिव तो उर्वशी रूट्स कैसे होंगे इसके? रूट्स 0 से कम, कैसे कैसे रूट्स? लेस देन 0। क्या कह रहे हैं? अगर डी हमारे पास नेगेटिव है बच्चे, तो डी नेगेटिव के केस में क्या कॉम्प्लेक्स रूट्स नहीं होते थे? यस सर। भाई डी नेगेटिव है तो इसका ये मतलब होगा ना रूट के अंदर माइनस आ रहा होगा, आई रूट के आएगा। अंदर माइनस आ रहा होगा तो आई। रियल नंबर तो नहीं आ सकता आंसर, राइट? अच्छा, अब दूसरा पॉइंट, बस यही सोचना था। जैसे ही मैंने ये सोचा कि डी की वैल्यू नेगेटिव आई, तो जो रूट दोनों इसके होंगे वही दोनों रूट इसके भी तो होंगे, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रूट्स तो हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, और अगर हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं तो इसका मतलब जो दोनों रूट्स इसके वही सेम दोनों रूट्स इसके। तो सर क्वेश्चन में गिवन तो मेरे को ये था हैव अ कॉमन रूट। एक सेकंड रुक जाओ, पहले मेरी पूरी बात सुनो। क्वेश्चन में मेरे को गिवन तो था कि एक कॉमन रूट है, बट एक्चुअली उसने मेरे को इक्वेशन दे दी। अगर इक्वेशन दे दी तब तो मैं रूट्स फाइंड आउट कर ही सकता हूं ना। और जब मैंने रूट्स फाइंड आउट करके देखा तो मैंने कहा इसके कॉम्प्लेक्स रूट्स है, कॉम्प्लेक्स रूट्स हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। दोनों रूट्स अल्फा, एक रूट मान लो सपोज अल्फा प्लस बीटा आई है, तो दूसरे वाला रूट अल्फा माइनस बीटा आई होगा। तो दिस इज श्योर कि ये वाली इक्वेशन के भी वही दोनों रूट होंगे। तो गिवन है एक रूट कॉमन, बट एक्चुअली फाइंड आउट करने पे पता चला दोनों ही कॉमन होंगे। पहले वाले केस में मैं ऐसे नहीं ले सकता था, क्योंकि पहले में मुझे एबीसी दिया हुआ था और बीसीए दिया हुआ था, आपको कोई भी पर्टिकुलर इक्वेशन दी नहीं थी। जब तक पर्टिकुलर इक्वेशन नहीं दी तब तक आप थोड़ी ना ये केस लेके चलोगे कि दोनों कॉमन रूट्स हो जाएंगे, तब तक तो आप एक ही कॉमन रूट लेके चलोगे। बट जब ऐसा केस बन जाए कि पर्टिकुलर इक्वेशन ही मिल जाए और दोनों रूट्स ही मैं फाइंड आउट कर सकता हूं, और मैंने देखा दोनों रूट्स कॉम्प्लेक्स हैं, तब तो ये फॉर श्योर है कि ये भी इस इक्वेशन के भी दोनों रूट्स वही होंगे, सेम ही रूट्स होंगे, क्योंकि हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। अगर एक रूट अल्फा प्लस बीटा आई है तो दूसरा अल्फा माइनस बीटा आई होगा दोनों का, राइट? यानी कि मैं ये बोल सकता हूं this has complex roots, and if it has complex roots, हाँ जी, अब आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो विषय। नहीं सर, मैं भी यही सोच रहा था सर, मैं कंफ्यूज हो गया, आपने कॉम्प्लेक्स दिया इसलिए सर मैं कह रहा था डाउटफुल है, क्योंकि मैंने पहले यही किया, इसलिए मैंने कहा सर मेरा अजीब सा आ रहा है, क्योंकि मैंने कहा फिर अब क्या होगा। तो बोथ सर रूट्स मस्ट बी सेम, और देख इससे हमारे पास रेशो भी आ गया, ए रेशो बी रेशो सी सीधा, क्योंकि Yes. दोनों रूट्स अब हमारे पास क्या होने चाहिए, प्रोपोर्शनल होने चाहिए, यानी कि a/1 इज इक्वल्स टू b/5 इज इक्वल्स टू c/8 होना चाहिए। तो अगर a का रेशो 1 है, b का रेशो 5 होगा, c का रेशो 8 होगा, आंसर शुड बी b। तो अगर मैं रूट्स फाइंड आउट कर सकता हूं तो बेसिक्स को मत छोड़ो यार, बेशक हमने नई नई चीज सीख ली, बट बेसिक्स तो यही है ना कि हाँ अगर इक्वेशन मिली है तो रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं, कर लो। डी नेगेटिव, रूट्स कॉम्प्लेक्स, ओ हो, इसका मतलब तो दोनों ही रूट सेम होने हैं। अब इसके भी रूट्स कॉम्प्लेक्स होंगे, इसका मतलब तो दोनों इक्वेशन भी सेम होनी है। तो कोफिशिएंट्स का रेशियो भी आके सीधा सीधा ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। पूछ सकते हैं अगर किसी का भी कोई डाउट हो तो। अदरवाइज नोट कर सकते हैं। सर हो गया ये। सभी लोग डन?
Yes, sir. सर एक और ऐसा टफ क्वेश्चन यस दे दो। सर। चैप्टर खत्म भी करना है हमने, बहुत सारे चैप्टर करने हैं ऐसी। अब हम थोड़ी पेस पकड़ने वाले हैं भाई, तो आप ये ध्यान रखो। आज देखो कहाँ तक पहुंच जाएंगे हम, आज ही की क्लास से शुरू हो गया ये प्रोसेस। इतने क्वेश्चन तो नहीं कर पाएंगे ऋषित, बट मैं आज ऐसे क्वेश्चन भिजवा दूंगा, कर लियो। सर आप ऐसा नहीं कर सकते हम हफ्ते में एक क्लास मतलब एक्स्ट्रा, 2 नहीं मतलब थर्ड एक, बट पढ़ा लेना। मैं भी चाह रहा हूँ, मैंने अभी रखा है प्रपोजल। जो टॉपिक कराया उस हफ्ते उसके क्वेश्चन सारे एक क्लास क्वेश्चन की 1 घंटे Question की class. normally। एक क्लास क्वेश्चंस की क्या, एक क्लास ही जनरली बढ़ा लेते हैं, तो हम क्वेश्चंस तो खुद ही हाँ उसमें सर वही एक्स्ट्रा मैं कर कह रहा हूँ लेंगे। कि एक क्लास बढ़ा लेंगे तो हफ्ते में एक दिन क्वेश्चंस की क्लास हो जाएगी। यार एक्चुअली इस मंथ मेरे पास टाइम नहीं है, बट नेक्स्ट मंथ से ना मैं थोड़ा अपना बहुत ज्यादा लोड हो रखा है, बहुत ही हेक्टिक शेड्यूल हो गया है यार, बहुत ही ज्यादा, मतलब बहुत ही ज्यादा। एक दिन की मैं बहुत ज्यादा क्लास ले रहा हूँ, तो इस मंथ तो मतलब तुम बोलोगे भी तब भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि इस मंथ तो मैंने ही उनसे मना कर दिया था। बट हम लोगों ने इस बारे में डिस्कस करा है, तुम बोल दो, राइट। तुम रख दो अपनी ये बात, क्योंकि हम लोग भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इस बारे में। तो तुम रख दो ये बात, और हम लोग उसको फिर मैनेज कर लेंगे नेक्स्ट मंथ से, अक्टूबर से। अक्टूबर से हमारी 3 क्लासेस ही चलेंगी। ओके चलिए जी, नेक्स्ट चीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इट्स ग्राफ। नाउ ग्राफ्स बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है हमारी मैथ्स की लाइफ का गोइंग फॉरवर्ड, कि ग्राफ आप काफी देख रहे होंगे, राइट। और ग्राफ बहुत अच्छे से आपको सॉल्यूशंस दे देता है, नेचर बता देता है पूरी इक्वेशन का, कैसे वेरी कर रही है ये बता देता है, और ग्राफ और भी बहुत सारी चीजें बता देता है। जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे आगे आप भी समझते जाएंगे इस बात को। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बहुत कॉमन ग्राफ्स होते हैं, इसलिए ये हमें आने चाहिए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कैसा ग्राफ होता है, और आप पढ़ के भी आए हैं अगर आपको याद हो तो। 10th क्लास में आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के ग्राफ पढ़े थे, केस स्टडीज में आता था फ्लाईओवर बन रहा है पैराबोला शेप का, राइट। वही पैराबोला क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ होता है। ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज पैराबोला। बट मैं आपको पहली बात तो ये बताने वाला हूं, अब कोई भी ग्राफ अगर बनता है तो ऐसे नहीं बन जाता कि हमें पता है कि इसका ग्राफ पैराबोला होगा। हमने वो स्केच करके देखा, स्केच करने का मतलब है कि हमने उसको बना के देखा, पॉइंट्स को प्लॉट करके देखा, और ये काम आपको 10th क्लास में कराया भी गया था। आप अपनी 10th की पॉलिनोमियल्स वाला चैप्टर उठा के देख सकते हो, वहां पे आप लोगों को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बनाना सिखाया गया। अब ग्राफ बनाने से मतलब उन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स को लेके और तब ग्राफ बनाया। क्लास में हम ये भी सीखेंगे कि अगर किसी ग्राफ को बनाना चाहते हैं, अगर हमें कोई भी फंक्शन दे दिया जाए तो उसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करें, ये चीज हमारे नेक्स्ट ईयर का पार्ट होगी। क्या क्या चीजें हमें देखनी चाहिए जिससे हम उसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसे आसानी से सिर्फ पॉइंट्स स्केच करते हुए नहीं देख सकते कि हमने पॉइंट्स को प्लॉट करा और उससे देख लिया। वो तो आपको 10th क्लास में एक बेसिक मेथड बताया गया था, जो कि मैं 11th में भी दोबारा बताने वाला हूँ। मैं पॉइंट स्केच नहीं करवा रहा, वो तो थोड़ा ऑड काम है। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज पैराबोला। ना हाउ इज द शेप ऑफ पैराबोला, पहली बात मैं इस बारे में करूंगा। पहली बात तो कैसे ग्राफ बना रहे हैं। तो अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लिख रहे हैं या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम कोई लिख रहे हैं, इन दिस सेक्शन वी विल लर्न हाउ टू ड्रॉ अ ग्राफ। जब भी हमें किसी चीज का ग्राफ ड्रॉ करना होता है तो कैसे करते हैं। कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कुछ इस टाइप का होगा, ax² + bx + c। अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हैं तो इस पूरी इक्वेशन की या इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू को y से इक्वेट कर देते हैं। भाई ग्राफ ड्रॉ करने का यही तो मतलब है, x और y की वैल्यूज निकालो, y क्या है यहाँ पे, y ये पूरा एक्सप्रेशन है, राइट। y = ax² + bx + c। आप डिफरेंट x को रखते जाएंगे, आपको डिफरेंट y मिलता जाएगा। शायद मैंने आपसे डिस्कस भी करा हो ग्राफ ऑफ x², करा है क्या हमने एक दिन, नहीं? ओके मैं बता देता हूँ। बहुत ग्राफ ऑफ x² करा है क्या हमने डिस्कस? नहीं सर हमने डिस्कस नहीं किया। So, तो ग्राफ ऑफ x² काफी कॉमन ग्राफ है। x² का y = x² का ग्राफ काफी कॉमन है, आप देख सकते हैं ये ग्राफ होता है। और यहीं से ये भी समझ लीजिए कि पैराबोला कैसी शेप का होता है। पैराबोला कुछ ऐसी शेप का होता है, बोल टाइप,
या हमें दिखाया इतना ही जाता है पर ये आगे तक बढ़ रहा है, ऊपर इंफिनिटी पे जाके कहीं पहुंच जाएगा। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज समथिंग लाइक दिस। आप इस ग्राफ का काफी यूज कर रहे होंगे। सर पैराबोला इसको ध्यान कहीं पे रखिएगा। एक पॉइंट पे जाके स्ट्रेट होने लगता है, नहीं, तो सर वो कर्व होता रहता कर्व है। कर्व कर्व ही रहता है। सर तो एंड तो में स्ट्रेट और हम कर्व से सर्कल हो जाएगा एंड में। नहीं, तो सर मतलब कैसे सर्कल हो जाएगा? या ये तो सर, ऐसे थोड़े ना, अरे ऐसे सुन सुन सुन। ये होता तो स्ट्रेट लाइन होता, हाँ सर, ये होगा तब सर्कल होगा। ये थोड़ी है, तो ये है, दूर होता जा रहा है और एक दूसरे से। सर तो एक पॉइंट पे एकदम स्ट्रेट नहीं होने लग जाएगा अगर एंडलेस ज्यादा ग्राफ स्टीप होगा, पैराबोला है तो, पहली या तो बात पैरेलल तो हो जाएंगे। अभी नहीं होगा। कर्व है, कर्व है जो कि डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, दूर होते जा रहे हैं। देखना यहाँ पे डिस्टेंस जहां से शुरू हुआ था, ये एक इस तरफ ब्रांच बढ़ने लगी, एक इस तरफ ब्रांच बढ़ने लगी। ये इनके बीच का डिस्टेंस देखते जा, ऊपर तक दूर होता जा रहा है। यहाँ पे कुछ कम डिस्टेंस है इनके बीच में, यहाँ पे कुछ ज्यादा डिस्टेंस हो जाएगा इनके बीच में, ऊपर जाएंगे और ज्यादा डिस्टेंस हो जाएगा, तो बढ़ता ही जाएगा ऐसे 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 ऐसे। पैराबोला एक अलग शेप है, सर्कल एक अलग शेप है। सर्कल तो आगे जाके मुड़ भी रहा है ना, दूसरी तरफ भी हो रहा है, ये नहीं करेगा ऐसे। तो पैराबोला इज अ शेप लाइक बोल एज आई सेड, और पैराबोला का फेस होता है, फेस इज बेसिकली दिस इज बॉटम ऑफ पैराबोला, जहां से जीरो पे जो आ रहा है, 0,0 पे बॉटम, और जो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, दिस इज द फेस ऑफ पैराबोला। जब ये इधर वाला ग्राफ थोड़ा सही नहीं बना, मतलब ये सिमेट्रिक होना चाहिए दोनों तरफ, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम बनेगा, इधर भी और इधर। इस तरीके का ग्राफ y = x² का होता है। नाउ y = ax² + bx + c, अगर हमें ग्राफ ड्रॉ करना था तो इस पूरे एक्सप्रेशन को हम y के इक्वल रख देते हैं। आप डिफरेंट डिफरेंट x की वैल्यूज रखते जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट y की वैल्यूज मिलती जाएंगी। मैं दो बातें करना चाहूंगा, जिधर भी ये फेस ओपन होता है, यानी कि जो ऊपर की तरफ जा रही है लाइंस, उसी के हिसाब से हम पैराबोला का नाम रखते हैं। वैसे तो पैराबोला चैप्टर भी हमारे सिलेबस में, तब भी हम पढ़ेंगे पैराबोला के बारे में, बट अभी के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर हम बात करें तो जैसे लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ हमेशा हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है, वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का ग्राफ हमेशा पैराबोला होता है, राइट। अब ये पैराबोला का फेस जिस तरफ भी ओपन होगा, उसी के हिसाब से हम किसी भी पैराबोला को नाम दे सकते हैं। लाइक इस पैराबोला का फेस ऊपर की तरफ ओपन हो रहा है, तो मैं इसको अपवर्ड पैराबोला बोल सकता हूं। अगर पैराबोला कुछ इस टाइप का हो, क्या आप यहां तक बना चुके हैं? कैन आई रिमूव दिस? Yes, sir. ओके, अगर कुछ पैराबोला इस शेप का हो, तो मैं आपको इसी के साथ एक और ग्राफ दिखा देता हूं। दिस इज y = -x²। अभी आप देख रहे थे y = x², अभी मैं आपको दिखा रहा हूं y = -x²। अब इसका फेस डाउनवर्ड है, नीचे की तरफ है, तो इसको हम बोल देते हैं डाउनवर्ड पैराबोला। उस पर लिख लेना पहले वाले पे अपवर्ड पैराबोला। हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि डाउनवर्ड पैराबोला है या अपवर्ड पैराबोला है? साइन ऑफ x² के साइन से, x² के कोफिशिएंट्स, बिल्कुल। द फर्स्ट थिंग इज अपवर्ड पैराबोला। ये ग्राफ ड्रॉ करने के बाद, अब नाउ आई एम रिमूविंग दिस ग्राफ। अब मैं आपको पहला केस बताता हूं इसमें, अपवर्ड पैराबोला। जब अपवर्ड पैराबोला की हम बात कर रहे होंगे, तो अपवर्ड पैराबोला होगा व्हेन a इज ग्रेटर देन 0। जब x² का कोफिशिएंट होगा पॉजिटिव,
तब हमारे पास जितने भी ग्राफ बनेंगे ना वो हमेशा ऊपर की तरफ फेस करते हुए ही बन रहे होंगे। क्यों बन रहे होंगे ऐसे भी, ये भी अभी हम एक लॉजिक से समझ सकते हैं। 3 तरीके के ग्राफ बनेंगे बेटा, a ग्रेटर देन 0। जब a ग्रेटर देन 0 होगा तो हमें थोड़ी ना पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं या नहीं है, राइट। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर रूट्स हैं तो कितने है, 2 है, 0 है, कितने रूट्स हैं। अगर 2 रूट्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तो उसका ग्राफ, अगर 2 रूट्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तो उसका ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे कट करना चाहिए। आपने 10th क्लास में पढ़ा था। अगर ग्राफ मतलब अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक ही सॉल्यूशन है यानी कि रियल एंड इक्वल रूट्स है तो ग्राफ एक पॉइंट पे कट करेगा ना, एक पॉइंट पे कट नहीं कर सकता। पैराबोला है, ऊपर से आएगा तो वापस मुड़ के भी जाएगा, 2 पॉइंट पे कट करेगा तो टच करके जाएगा। तो पहला केस कुछ ऐसा हो सकता है कि ग्राफ कहीं भी आ सकता है पोजिशनिंग, मतलब इसी ग्राफ को मैं इधर उधर कहीं भी यहां भी बना सकता हूं, मतलब वो तो डिपेंडिंग ऑन द इक्वेशंस बनेगा कहां बन रहा होगा, और नीचे भी हो सकता है, थोड़ा और ऊपर भी हो सकता है, बट इस तरीके का ग्राफ बनेगा जो 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा होगा और अपवर्ड शेप का होगा। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो उसका अपवर्ड ही शेप होगा हमेशा, और अगर ये ग्राफ बनेगा तो ए पार्ट आप फर्स्ट का लिख सकते हैं, ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स का जो 2 पॉइंट पे कट करेगा हमारे एक्स एक्सिस को। अगर सिर्फ टच करके जा रहा होगा तो इसका ये मतलब होगा कि रूट्स इक्वल होंगे। टच करके जाने का मतलब है रूट्स तो 2 ही है पर दोनों रूट्स सेम है, जिसको हम रियल एंड इक्वल रूट्स की कंडीशन बोल देते हैं। बनाते रहना मेरे साथ साथ। दिस इज फर्स्ट ए व्हेन रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। क्या बोल रहे हैं ऋषिक? सर मैं कह रहा हूँ एक ही रियल रूट होगा तो क्या होगा? अब ये बताता हूँ कि कैसा बनेगा कुछ ग्राफ। ये तो हुआ रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स के लिए। अगर होंगे रियल एंड इक्वल रूट्स तो टच करके जा रहा होगा, नीचे नहीं आएगा कभी, टच करके जा रहा होगा। नहीं सर, और एक ही बार कट कर रहा होगा अगर एक्स एक्सिस को। कट तो एक बार कर ही नहीं सकता कुछ, कट तो देख 2 ही बार करेगा या फिर टच करेगा, कट नहीं करेगा उस केस में। तो जब भी हमारा बट ग्राफ टच करता है ना तो सिमेट्रिक रूट्स होते हैं, इसका ये मतलब है। सिमेट्रिक रूट्स whenever graph touches the x-axis। टच करने का मतलब ये है कि रूट तो 2 है पर दोनों इक्वल है, दोनों सेम है। एक बात और दिखाना चाहता हूं मैं आपको इसी के साथ साथ, ये सारी चीजें मैथमेटिकली प्रूव करूंगा अभी, और पहले आप यहां से समझते चलो मेरे साथ साथ। एक बार मैं और आपको एक बात और दिखाना चाहता हूं। ये जो ग्राफ बना है या जो इससे पिछला ग्राफ बना था, होपफुली आपने दोनों बना लिए होंगे। दिस इज बी। इन दोनों में y की मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है। लाइक दूसरे कंडीशन में जब मेरे पास एक ही रूट है, रियल एंड इक्वल रूट्स है, तो y कभी भी 0 से छोटा नहीं हो सकता। ग्राफ पूरा का पूरा x एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है। ग्राफ पूरा का पूरा x एक्सिस के ऊपर लाई करने का ये मतलब है कि y की मिनिमम वैल्यू 0 होगी। ऊपर तक तो कितना भी बढ़ सकता है ये पैराबोला। आप कैसे देखेंगे y की वैल्यू और x की वैल्यू? वर्टिकल पॉइंट्स इसके, आप कोई भी पॉइंट उठा लो, y 0 से छोटा कभी जा ही नहीं रहा, x एक्सिस के नीचे आएगा तभी तो y नेगेटिव होगा। अगर x एक्सिस के ऊपर ही है ग्राफ तो y पॉजिटिव ही है, बट कोई ना कोई मिनिमम वैल्यू देके जा रहे हैं।
जैसे यहाँ पे सपोज इस वाले पॉइंट की मैं बात करूं तो ये x की कुछ वैल्यू होगी, y की भी कुछ वैल्यू होगी। सपोज चलो 2 है, कम भी तो हो सकती है 0, लेकिन अच्छा अपवर्ड में नहीं होगी वो। हाँ ठीक। अपवर्ड में नहीं होगी, अपवर्ड में मैक्सिमम इंफिनिटी होगी हर केस में। चलो मान लो सपोज ये y की वैल्यू 2 है इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे y की वैल्यू घट जाएगी, देखो इस वाले पॉइंट पे y की वैल्यू कुछ और होगी, चलो मान लिया 1 है, इस पर और घटेगी 0.5 है, इस वाले पॉइंट पे y की वैल्यू 0 है, फिर बढ़ने लगा और y तो अपनी मिनिमम वैल्यू देके गया, y 0 से छोटा कभी नहीं हो सकता इस केस में। ऐसे ही जब भी ग्राफ अपवर्ड पैराबोला बनेगा कोई ना कोई मिनिमम वैल्यू जरूर देके जाएगा, मैक्सिमम तो इंफिनिटी होगी, ऊपर तक तो जितना चाहो बढ़ा दो, y की वैल्यू मैक्सिमम कितनी ले सकता हूं, इंफिनिटी ले सकता हूं, बट मिनिमम 0 होगा इस केस में। पहले वाले केस में कुछ और भी हो सकता था, वो मिनिमम कैसे निकालना है ये भी बात करेंगे, दैट इज अ डिफरेंट। पर पहले आप ये समझ लो कि हाँ मिनिमम तो कुछ ना कुछ दे रहा है, y इससे छोटा कभी नहीं हो सकता कुछ, और ये ग्राफिकली दिखाना चाहता हूं पहले तो मैं आपको, फिर मैथमेटिकली भी दिखाऊंगा। आ रहा हूं उर्वशी, क्लास है क्या तेरी 9 o'clock से? क्या सर? मेरी क्लास है क्या 9 o'clock से? नो सर, वो 9:30 पे शिफ्ट हो गई, अभी मैसेज आया था। ठीक है तो शिफ्ट यार, क्योंकि मैं लेट हो जाता हूँ उस टाइम आते हुए ना, तो फिर मैं पहले ही बोल दिया हूँ कि 9:30 तक की टाइम चाहिए होता है, क्लास कम नहीं कर सकते टाइम, सिलेबस बहुत ज्यादा होता है जी का, डिटेल्ड पढ़ना है तो टाइम देना पड़ेगा। भागते हुए तो पढ़ा सकते हैं बट तुम्हारा फायदा नहीं होगा, भागने मेरे तो कुछ नहीं जाएगा। थर्ड केस, सर क्लास 9:30 तक होगी अभी? आरशिक क्यों? नहीं सर, पूछ रहा था। बिल्कुल 9:30 तक हो गया, 9:30 तक का ही टाइम चाहिए। तीसरा केस, जब ग्राफ ऐसा कुछ बने, यानी कि एक्स एक्सिस को कट ही ना कर रहा हो, यानी कि कॉम्प्लेक्स रूट्स, नो रियल रूट्स, एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा, तो ग्राफ हमेशा ऊपर ही रहेगा। y एक्सिस मतलब x एक्सिस को कभी टच करेगा ही नहीं, y कभी 0 होगा ही नहीं, यानी कि ax² + bx + c = 0 कभी ट्रू ही नहीं। इस केस में ग्राफ हमेशा x एक्सिस के ऊपर लाई करेगा, दिस इज द कंडीशन ऑफ कॉम्प्लेक्स रूट्स। किस तरीके का ग्राफ बन रहा होगा, तो 3 तरीके के ग्राफ बनते हैं। एक, जब ग्राफ पूरा का पूरा x एक्सिस के ऊपर लाई कर जाए, जब ग्राफ x एक्सिस को टच करते हुए जा रहा हो, जब ग्राफ x एक्सिस को 2 पॉइंट पे अलग अलग पॉइंट पे कट करके जा रहा हो। सेम तीनों सिचुएशन डाउनवर्ड पैराबोला के लिए भी बनेगी, यानी कि सेकंड में डाल सकता हूं डाउनवर्ड पैराबोला, उसमें भी यही 3 अलग अलग केसेस बनेंगे। पर डाउनवर्ड पैराबोला तब बनेगा जब a होगा नेगेटिव, और जब a होगा नेगेटिव तो ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा। सेकंड का फर्स्ट केस, जब हमारे पास 2 अलग अलग रूट्स बन रहे होंगे, ग्राफ कहीं भी आ सकता है, अगेन शेप पे ध्यान दो बस, डाउनवर्ड पैराबोला होगा और 2 पॉइंट पे कट करके जा रहा होगा, तो यानी कि रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे इस केस में। दूसरा कंडीशन होगा हमारे पास बी, जब ये टच करके जा रहा होगा, कहीं भी हो सकती है, लोग मतलब पोजीशन तो इस ग्राफ की इधर उधर 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 उठा के कहीं से भी कहीं तक ले जाओ, बट हाँ नीचे की तरफ इसका फेस होगा और टच करके जा रहा होगा, दिस विल बी द कंडीशन ऑफ रियल एंड इक्वल रूट्स। और अगर डाउनवर्ड पैराबोला के केस में कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं, तो
कभी भी वाई एक्सिस को टच नहीं करेगा या कट नहीं करेगा, हमेशा, सॉरी वाई एक्सिस को कह रहा हूं, एक्स एक्सिस को टच या कट नहीं करेगा, हमेशा एक्स एक्सिस के नीचे ही रहेगा ग्राफ। दिस इज द कंडीशन ऑफ कॉम्प्लेक्स रूट्स। 3 तरीके के ग्राफ, 6 तरीके के ग्राफ बन सकते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, जो भी आपको दी जाएगी। 2 मेजर कैटेगरी, डाउनवर्ड पैराबोला या अपवर्ड पैराबोला, और दोनों में वही सेम 3 कैटेगरीज हैं, सब कैटेगरीज, कि उनके 2 रूट्स हैं तो वो 2 पॉइंट पे कट करके जा रहे होंगे, एक रूट है तो एक टच करके जा रहा होगा एक्स एक्सिस को, और अगर एक भी रूट नहीं है तो या तो एक्स एक्सिस के बिल्कुल ऊपर लाई करेगा अगर अपवर्ड पैराबोला है, और या फिर एक्स एक्सिस के बिल्कुल नीचे लाई करेगा अगर डाउनवर्ड पैराबोला है। एक और छोटी सी बात देखो, इस बार किसी भी जो भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन रही होंगी डाउनवर्ड पैराबोला वाली, इनकी मिनिमम वैल्यू तो -इंफिनिटी है, बट ये इस बार कुछ ना कुछ मैक्सिमम वैल्यू देके जा रहे हैं। लाइक आप सेकंड का बी केस देख सकते हैं, बी केस में मैक्सिमम वैल्यू 0 है, वाई 0 से बड़ा कभी नहीं हो सकता, हमेशा देख लो नीचे ही वाली साइड है, नेगेटिव वाई एक्सिस में लाई कर रहा है पूरा। तो इन केस में मैक्सिमम देके जाएंगे, मिनिमम इन एवरी केस विल बी -इंफिनिटी। सर ऐसा हो सकता है कॉम्प्लेक्स रूट्स के केस में थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट में के बजाय फर्स्ट और सेकंड में हो जाए? हाँ हो सकता है, अगर अपवर्ड पैराबोला है तो डाउनवर्ड में नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? मैं सोच ही रहा था, पता नहीं क्वेश्चन क्यों नहीं आया तुम्हारा, बता दो। कैन आई रब दिस? कोई बच्चा है जिसने ना बनाया हो अभी तक? ओके, इसलिए नहीं हो सकता ऋषिक, देख कि अगर मान ले ग्राफ पहले दूसरे क्वाड्रेंट में हो गया और डाउनवर्ड पैराबोला भी है, तो यार वो तो कभी फिर कॉम्प्लेक्स रूट्स हो ही नहीं सकते ना, ये बढ़ता तो जाएगा ना इन्फिनिटी तक। हम ये थोड़ी कह रहे हैं वो दिखाया तुझे इतना है तो इसका ये मतलब थोड़ी ना हो गया कि पैराबोला बस इतना सही है, पैराबोला तो बढ़ता जाएगा, नीचे तक जा रहा है, कहीं ना कहीं तो कट करेगा ही ना फिर यार एक्स एक्सिस को। यस सर, समझा? ओके, कैन आई रब दिस? मतलब आप तो कुछ बचा ही नहीं। चलिए जी, एक तो चीज हुई ये हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए, बट ऐसा नहीं है कि अब हमें मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू जो मैंने आपको पॉइंट समझाया है ना, देखो जब अपवर्ड पैराबोला होगा तो पक्का कुछ ना कुछ आपकी आवाज ब्रेक होगा, जब डाउनवर्ड पैराबोला होगा तो जी अभी आ रही है क्या मेरी वॉइस? यस सर। मैं कह रहा था देखो ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमने समझ लिया डाउनवर्ड पैराबोला के केस में कुछ ना कुछ मैक्सिमम वैल्यू होगी ग्राफ की या क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की, जो भी आप बोलना चाहते हो, और अपवर्ड पैराबोला के केस में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की कोई ना कोई मिनिमम वैल्यू होगी। ये ग्राफ के थ्रू समझ लिया, ग्राफ देख लिए, बट मतलब हमें इसी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू से ही आपकी अब ये मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे कैसे? तो आप मुझे एक बात बताओ, लास्ट ईयर आपके सिलेबस में था मेथड ऑफ कंप्यूटिंग द स्क्वायर, क्या आपको आता है मेथड ऑफ कंप्यूटिंग द स्क्वायर? किसको नहीं आता है सिर्फ वो बता दो, हैंड रेज कर दो। मेथड ऑफ कंप्यूटिंग द स्क्वायर मुझे नहीं आता। तो नहीं आता है, हैंड रेज करते हुए वो बता सकते हैं। मतलब एक ही बहुत है ना, मैं तो एक भी है ऐसा कोई तो मैं उसे बताऊंगा, कोई इशू नहीं, ठीक है। चल रोशनी क्लास में है ना? तो आता है, से हटा दिया था इसलिए नहीं आता। हाँ यस सर। वो मुझे पता है, इसीलिए मैंने तुमसे पूछा कि क्या तुम्हें आता है कि नहीं आता, क्योंकि तुम्हारे सिलेबस से हट गया था मेथड ऑफ कंप्यूटिंग द स्क्वायर। चलिए मेथड ऑफ कंप्यूटिंग द स्क्वायर लगाते हैं। मेथड ऑफ कंप्यूटिंग द स्क्वायर, अब यार अपन ना पेस पकड़, आज मैंने तुमसे एक बात बोली थी कि अब थोड़ी पेस पकड़ेंगे क्लास में। पेस पकड़ने से मतलब था कि तुम्हारे बेसिक्स तैयार हो गए, जितनी बातें मैं तुम्हें अलग अलग बताना चाहता था मुझे लगता है मैंने बता दी है।
मैं तुम्हें सारे मैथमेटिकल टूल्स से अब दिखा चुका हूँ। अब हम थोड़ा तेजी से पढ़ेंगे, थोड़ा जल्दी सवाल करा करेंगे, थोड़ी चीजें जल्दी लिखा करेंगे, इसलिए लिखना कम, सवाल ज्यादा पे फोकस रहेगा अब हमारा। एक पहली बात तो मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर की डेफिनेशन है, रूल पूरा लिखवा सकते हैं, रूल नहीं सिखाना, मतलब रूल लिखवाना नहीं, सिखाना है। आइए बात करते जरा रूल की, क्या है रूल। तो अगर हम बात करें रूल्स की, रूल क्या है, तो चलिए कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही उठा लेते हैं, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन उठा लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन उठा रहे हैं। और एक और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिया, फर्स्ट ये है, सेकंड ये है। डू एनीवन नो द प्रूफ ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला? ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का प्रूफ भी इसी से ही आता है, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर से। अगर आप ये नहीं जानते तो ऑब्वियसली आप वो भी नहीं जानते, कोई दिक्कत नहीं है। चलो शुरू करते हैं। तो मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर के लिए, अब मेरी बात ध्यान से सुनते जाइएगा, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर के लिए दो चीजों पे फोकस करने का है। फर्स्ट चीज, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होना चाहिए 1, अगर 1 नहीं है तो क्या करें, बनाना पड़ेगा 1। डिवाइड कैसे बनाएंगे? करेंगे हम, जो कोफिशिएंट है उसका, उसको सबसे बिल्कुल। डिवाइड कर देंगे। या ऐसे देख ले कि कॉमन निकाल दे, राइट, कैसे भी देख सकते हो। चलो पहले वाला केस, पहले वाली इक्वेशन के लिए शुरू करते हैं यही काम। पहले वाली इक्वेशन के लिए अगर यही काम शुरू करें तो मैं देख रहा हूं कि यार एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो 1 है, पहला स्टेप सॉल्व हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरे वाली कंडीशन पे पहुंचा तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 नहीं है, कैसे बनाऊं? 2 कॉमन ले ले। तो पहला क्वेश्चन आएगा अक्षत कि यार 2 कैसे कॉमन ले ले सर, सेकंड वाले में तो 3x लिखा हुआ है, कैसे 2 कॉमन आएगा इसमें, बताएगा तो मुझे। अच्छा फिर मैं बताता हूं, अगर हमें कभी भी ऐसी नंबर से 2 कॉमन लेना है जिसमें 2 था ही नहीं, या कोई भी नंबर कॉमन लेना है जिसमें वो नंबर था ही नहीं, तो यहाँ पे 3x लिखा हुआ है, तू डिनोमिनेटर को 2 से डिवाइड कर दे उसी नंबर से जो तूने कॉमन लिया है। अब इसके पास तो कॉमन है, एक सेकंड छोटा सा चेंज, माइनस करो, ये इसकी कोई सिग्निफिकेंस है तो सिखाना चाहिए। इसको भी थोड़ा सा चेंज कर दो, 5 कर दो। अब इंटरेस्टिंग बनेगा क्वेश्चन। मैं 2 कॉमन निकाल रहा था, ये 5 लिखा हुआ है, 5/2 कर दे। क्यों कर रहा हूं ये काम? अरे दोस्त अगर 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो वापस इक्वेशन वही बननी चाहिए जो ऊपर लिखी हुई है। भाई इक्वेशन तो वही है ना, चेंज थोड़े ना हुई इक्वेशन। अगर इक्वेशन वही है तो मेरे को देख 2 से अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूं तो 2x स्क्वायर माइनस 2 को 3/2 से मल्टीप्लाई करा, 2 से 2 कैंसिल, माइनस के 3x ही बन गया वापस। 2 को 5/2 से मल्टीप्लाई करा, देख ले 2 को 5/2 से मल्टीप्लाई करा, इसको भी -5 करना है। 2 को अंदर माइनस के 5/2 से मल्टीप्लाई करा तो ये 2 से 2 कैंसिल होकर -5 ही बन गया वापस। इक्वेशन वही रहनी चाहिए कॉमन लेने के बाद भी, इक्वेशन तो वही थी, उसी में से तो कॉमन निकाल रहा था, इक्वेशन थोड़े ना चेंज कर दूंगा। तो जब भी कोई ऐसी चीज कॉमन निकाल रहे होते हैं जो अंदर है नहीं, डिनोमिनेटर में उसी चीज से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है जी, पहला काम, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड बी 1। आप लगाना चाहते थे मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर, तब लगेगा जब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 होगा। अब शुरू करते हैं दूसरा काम, 2 चीजें सीखनी है। कहीं भी मेरी वॉइस कट हो, वॉइस ब्रेक हो, बता दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। पहली चीज, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बना चुका हूं, पहले वाले में तो था ही 1, दूसरे वाले में 1 बना दिया। ठीक है, अब क्या करें? अब अगला काम करिए, एक्स का कोफिशिएंट देखिए। एक्स का कोफिशिएंट पहली जगह है 2 प्लस 2 बी प्रिसाइज, प्लस 2 एक्स का कोफिशिएंट। सो एक्स का कोफिशिएंट का हाफ करो। हाफ करने के लिए डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया करो। मतलब अगर 3/4 का हाफ निकाल रहा हूं तो ऋषिक डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर दे डायरेक्ट, 3/8 होगा इसका हाफ। 1/7 का अगर हाफ निकाल रहा हूं तो उर्वशी क्या करना चाहिए, क्या होगा इसका हाफ? 1/14। 1/14। अक्षत इसका बता दे मेरे को जरा फटाफट, क्या इसका हाफ होगा 4/9 का?
2/9 4/9 का हाफ 4/9 सर 2/9 2/9 करेक्ट 4/18 होता जो कि 2/9 हो जाएगा ओके तो अगर कभी भी किसी भी कोफिशिएंट का हाफ करना है अगर किसी भी नंबर का हाफ करना है आप उसके डिनोमिनेटर को सीधा सीधा 2 से मल्टीप्लाई कर दो मैंने यहाँ पे देखा कि मेरे पास 2 था x का कोफिशिएंट अगर x का कोफिशिएंट था +2 मैंने इसका हाफ करा जो कि आया 2/2 यानी कि 1 जो भी x का कोफिशिएंट था उसका हाफ करने के बाद जो नंबर मिला which is +1 इन दिस केस उसी का स्क्वायर ऐड कर दो उसी का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दो जिससे कि इवेंचुअली तो तुमने कुछ नया नहीं करा इक्वेशन वही चीज ऐड करिए जो चीज सब्ट्रैक्ट करिए अगर वही चीज ऐड कर रहे हो जो चीज सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो 0 ही ऐड कर रहे हो बेसिकली एंड दिस विल बी +4 पहली दो टर्म्स को ऐसे लिखो फिर जो x का हाफ आए x के कोफिशिएंट का हाफ आए उसी का स्क्वायर ऐड कर दो उसी का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दो और तीसरी टर्म लिख दो ये जब पहली 3 टर्म्स बनेगी हमेशा होल स्क्वायर बन रही होगी देख सकते हो आप होल स्क्वायर किसका बन रही होगी पहले वाला टर्म का होल स्क्वायर विच इज x दूसरे वाले टर्म का होल स्क्वायर विच इज +1 तो x +1 का होल स्क्वायर बन रहा होगा आप x + 1 का होल स्क्वायर ओपन करके देख सकते हैं x स्क्वायर 1 का स्क्वायर +2 × x × 1 विच इज 2x और दूसरे वाले टर्म को आप सॉल्व कर लो माइनस के 1 का स्क्वायर इज 1 प्लस के 4 तो यही fx आपका होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया इसी को हम बोलते हैं मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर यानी कि आप होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना चाहते थे fx की वैल्यू आई x + 1 का होल स्क्वायर +3 रुक जाओ लिखना बंद कर दो सेकंड पे आते हैं पहले सबसे पहला काम x² का कोफिशिएंट 1 बनना चाहिए बना हुआ है अगला काम x का कोफिशिएंट उठाओ क्या है x का कोफिशिएंट -3/2 है -3/2 का हाफ कितना होगा रोशनी -3/2 का हाफ जब भी हमें हाफ करना है तो तू डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर दे यानी कि अभी डिनोमिनेटर 2 है तो ये इसका हाफ हो जाएगा -3/4 -3/4 का ही स्क्वायर ऐड करो जो भी इसका हाफ आएगा उसी का स्क्वायर ऐड करो उसी का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करो आप देख सकते हैं पहले 3 टर्म्स होल स्क्वायर बनाएंगे द ओनली डिफरेंस इज इस बार a² + b² - 2ab बन रहा है यानी कि ये a - b का होल स्क्वायर होगा बट मैं तो कहूंगा सोचना ही नहीं मतलब सोचना तो है ही थोड़ी टाइम बाद तो प्रैक्टिस ही हो जाएगी तब तो याद रखोगी बट मैं तो कहूंगा कि जिसके होल स्क्वायर दिए हुए हैं डायरेक्टली उसको लिख दो ना x - 3/4 का होल स्क्वायर पहली टर्म थी x दूसरी टर्म में -3/4 ये 2 पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है और तो पहली 3 टर्म्स ने बना दिया x - 3/4 का होल स्क्वायर आप ओपन करके देख लीजिए मुझे कोई दिक्कत नहीं देख सकते हैं तो यही बनेगा वापस -3 का होल स्क्वायर इज 9/16 -5/2 लिखूंगा इसको बट डायरेक्ट अगर फ्रैक्शन को ऐड करना चाहता हूं तो डिनोमिनेटर को सेम कर देता हूं 8 से ऊपर नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई कर देता हूं 8 से ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा 40 बनेगा 8 से नीचे मल्टीप्लाई करूंगा 16 बनेगा डायरेक्ट सोल्व कर सकता हूं इसलिए कराइएगा यानी कि ये वैल्यू बन गई ट्वाइस ऑफ x - 3/4 का होल स्क्वायर -49/16 अगर अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ x - 3/4 का होल स्क्वायर -49/8 होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया यही काम मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर अगर पहले तो आपका कोई डाउट हो मैं वो लेना चाहूंगा समझ आई बात उर्वशी यस सर अक्षर बात समझ आई कैसे करना है यस सर ठीक है दो ही चीजों पे फोकस रखना है x² का कोफिशिएंट होना चाहिए 1 और जो भी x का कोफिशिएंट होगा
उसका हाफ करेंगे, उसी का स्क्वायर ऐड कर देंगे, उसी का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। पहली 3 टर्म्स हमेशा होल स्क्वायर बना रही होंगी, आगे की 2 टर्म्स कांस्टेंट होंगी। सॉल्व करो, कुछ आ जाएगा। क्यों रोशनी, क्लियर है ये बात? Yes, sir. अब ये आ तो गया, अब पूछो कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेट कर रहा हूं। इसको 0 से इक्वेट कर देंगे। 0 से इक्वेट करके तो रूट निकालेंगे बेशक, 0 से इक्वेट करके अभी हम रूट नहीं निकाल रहे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसने क्यों सिखाया है? लाइक अगर कोई मुझसे पूछता, मैंने पूछा, मैं मेरे को होते हैं ये सर के पढ़ रहे हैं, मतलब एज इन क्यों पढ़ रहे हैं, तो पढ़ तो उसका तो रीजन नहीं, बट एज इन के लॉजिकल क्वेश्चन कि अगर हम फैक्टराइजेशन सीख गए, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म सीख गए, तो हमें क्यों क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाया? इसलिए पढ़ाया क्योंकि फैक्टराइजेशन हर जगह नहीं लगेगा, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हर जगह नहीं लग सकता। क्वेश्चन आ जाएगा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का, आप बैठे, मतलब क्वेश्चन आ जाएगा कुछ इरेशनल रूट्स का, आप बैठे रहोगे, आप ढूंढ रहे हो 2 नंबर, कौन से 2 नंबर जिनका मल्टीप्लिकेशन 12 और कौन से 2 नंबर जिनका सम 9, मिल ही नहीं रहा नंबर। कोई से ऐसे 2 इंटीजर्स नहीं है जिनका सम 9 हो और मल्टीप्लिकेशन 12 हो, इरेशनल रूट्स बनते इस केस में। तो आपको ये बात स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नहीं बता सकता कि इरेशनल रूट्स को कैसे निकालो, इसलिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बनाया। ठीक है जी, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बन गया। अरे सर अब इससे तो सब सॉल्व हो रहा है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। अगर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सब सॉल्व हो रहा है तो मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर क्यों बनाया? पहला डाउट, पहला लॉजिकल एक्सप्लेनेशन इस बात का, तो पहली बात सुनो पहले, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बाद में बना है, ये पहले बने, यही प्रूफ है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का। पहली चीज तो इसने ही बताया क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो ये पहले बना, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बाद में बना। दूसरी एक्सप्लेनेशन क्यों हम इसे पढ़ रहे हैं, ये आपको किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बता देगा झट से। बोल दो इसका फॉर्मूला याद कर लेंगे अभी, हम बार बार ऐसे नहीं करवाऊंगा मैं तुमसे, पर ये बता देगा आपको किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू। ऋषिक एक बात बताएगा? यस सर। कोई भी होल स्क्वायर लिखा हुआ है, कोई भी होल स्क्वायर लिखा हुआ है, होल स्क्वायर हो या स्क्वायर हो, मुझे इस बात से मतलब, उसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है? सर माइनस ऑफ स्क्वायर रूट। चल क्वेश्चन नहीं समझ पाएगा। एक्स स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, ऐसे बताओ। 0। क्या छोटी से छोटी वैल्यू ले सकता है एक्स स्क्वायर? 0। 0 से छोटा तो कभी नहीं हो सकता, राइट? हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। अगर आप एक्स को नेगेटिव रखोगे तब भी आंसर कुछ ना कुछ पॉजिटिव ही देगा, आप एक्स को पॉजिटिव रखोगे तब भी आंसर कुछ ना कुछ पॉजिटिव ही देगा। अगर आप एक्स को 0 रखोगे तो उस केस में 0 दे देगा, बट नेगेटिव तो कभी नहीं हो सकता। So x square is always greater than equals to 0, मैं ये बोल सकता हूं। In fact, all the squares are greater than equal to 0. x square ही नहीं, ये x plus 1 का होल स्क्वायर हमेशा 0 है, 0 से बड़ा है। कुछ भी रख लो x को, रियल होता है। सोचाओ। क्या बोल रहे हैं ऋषि? मैं कह रहा हूँ टू द पावर 4 कॉम्प्लेक्स भी करे, जो स्क्वायर ऑफ स्क्वायर है वो भी पॉजिटिव हो जाता है। सारी इवन पावर्स। हाँ सर। तो x plus 1 का होल स्क्वायर कुछ ना कुछ वैल्यू देके जाएगा, या तो या 0 होगा, आपसे लेके कुछ नहीं जाएगा, राइट? अगर मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को देखूं, fx को, पहले वाले fx को, चलो इसका नाम दो, इसको fx बोल रहा हूं, इसको gx बोल। अगर मैं fx को देखूं, fx की वैल्यू आप चाह के भी 3 से छोटी नहीं कर सकते, कुछ भी रख लो x को, जो चाहो रखो। x को अगर -1 रखोगे ना तब ये 3 आएगा, उसके अलावा हर बार 3 से ज्यादा ही आएगा। क्यों?
भाई एक ये एक्सप्रेशन कुछ, इस एक्सप्रेशन को मैं ऐसे देख सकता हूँ, देखो जरा ध्यान से, 3 प्लस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, 3 प्लस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर बोले तो 3 में कुछ ऐड कर रहे हैं, कैसा ऐड कर रहे हैं, पॉजिटिव नंबर है जी या नॉन नेगेटिव नंबर है जी, मतलब इसकी वैल्यू मिनिमम 0 है। जब ये 0 होगा तो वैल्यू हो जाएगी 3, जब ये कुछ वैल्यू दे रहा होगा तो वैल्यू हो जाएगी 3 से बड़ी, ये 3 से छोटा थोड़ी कर देगा स्क्वायर, इसको स्क्वायर इसमें ऐड हो रहा है, यानी कि मैं ये बोल सकता हूं दिस fx is always greater than equal to 3, मतलब सर रेंज आ जाती है इससे, रेंज आ जाती है इससे किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की। ओके एक और बात देखो, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 था, पॉजिटिव था, खुद ही देख लो fx की मिनिमम वैल्यू आई है, मैक्सिमम तो इंफिनिटी होगी, fx हमेशा 3 या 3 से बड़ा होगा, बट ये पता चल गया। क्या सभी लोगों को ये बात क्लियर है? कोई भी डाउट है पूछ लो, काफी निकालनी पड़ेगी आपको, ये सब वैल्यूज कहीं भी निकालनी पड़ सकती है आगे भी चल के, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ऐसा चैप्टर है कि कहीं भी लग जाएगा। ये तो अब तक आपको समझ भी आ गया होगा, आपने जितना भी मैथ्स पढ़ा होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में आ जाती है ये, इनइक्वालिटी में आ जाती है ये, कहीं भी आ जाती है ये। अच्छा जी, सभी लोगों को क्लियर है ये बात? क्या आप मुझे सेकंड वाले एक्सप्रेशन की मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू बता सकते हैं चैट पे? सेकंड वाला एक्सप्रेशन, पहली बात तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, +2 है, अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो ये अपवर्ड पैराबोला बनेगा, यानी कि कुछ ना कुछ मिनिमम देके जाएगा। तो मिनिमम ही वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए इसकी, मैक्सिमम तो इंफिनिटी होगी, बट वो मिनिमम क्या होगी इसी लॉजिक के साथ आप क्या मुझे बता सकते हैं? क्यों? नहीं 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 सर, गलत है हाँ सर, पता है मुझे सर, 1 मिनट को मैंने मिसटाइप कर दिया। उर्वशी बताना मेरे को मिनिमम वैल्यू क्या होगी जीएक्स की, बोल के बता दो। सॉल्व करूं? सॉल्व नहीं करना, सॉल्व हो चुका है, सब सॉल्व हो अगर गया। मैक्सिमम इंफिनिटी है तो मिनिमम माइनस इंफिनिटी। क्यों? ये जीएक्स देख क्या लिखा हुआ है, माइनस के 49/8 प्लस 2 टाइम्स, है ना? माइनस 49/8 तो फिक्स है इसकी वैल्यू, इतनी तो रहेगी, इसमें कुछ बढ़ ही सकता है, घटेगा तो नहीं, स्क्वायर ऐड कर रहा हूं मैं इसके साथ। हाँ तो ट्वाइस ऑफ x माइनस 3 की पावर 3/4 मतलब जो भी ये लिखा ऐड हुआ है, होएगा। ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे समझ में, हाँ ये इसके साथ ऐड होगा, जब ये इसके साथ ऐड होगा तो ये कुछ ना कुछ वैल्यू से दे के ही जाएगा, क्योंकि ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। यस सर। मिनिमम ये इसको 0 दे सकता है x कि नहीं? x की पावर 2 की मिनिमम वैल्यू 0 होती है, इसीलिए। मतलब ऐसे मत देख कि ये होल स्क्वायर जो है x माइनस 3/4 का, x को तो कुछ भी रखेगी तो ये होल स्क्वायर वैल्यू तो पॉजिटिव ही देगा। हाँ करेक्ट है अक्षत, बिल्कुल भाई, ये वैल्यू तो हमेशा कुछ ना कुछ पॉजिटिव ही देगा। ये माइनस के 49/8 को बड़ा ही कर सकता है, लाइक ये इसमें कुछ ऐड ही कर सकता है, इसको कम नहीं कर सकता माइनस के 49/8 से, क्योंकि ये होल स्क्वायर है और होल स्क्वायर एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, यानी कि ये कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू ही देगा, नेगेटिव नहीं देगा। भाई पहले वाले क्वेश्चन को समझिए एक बार फिर से, पहले वाले क्वेश्चन में 3 + x + 1 का होल स्क्वायर था, तो ये वैल्यू में 3 से कुछ ऐड ही करेगा, 3 से कुछ बड़ा ही बनाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव क्वांटिटी देगा x + 1 का होल स्क्वायर, बट छोटा नहीं कर सकता 3 से उसको चाह के भी, क्योंकि ये x + 1 का होल स्क्वायर नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा। भाई छोटा कब होगी ये वैल्यू, 3 से छोटी कब होगी, जब x + 1 का होल स्क्वायर कुछ नेगेटिव वैल्यू दे। मान ले तो चाहती है इसकी वैल्यू 2 आए, तो 2 लाने के लिए ये वैल्यू x + 1 का होल स्क्वायर की वैल्यू -1 होनी चाहिए ना, तभी तो इसका आंसर 2 आएगा। यस सर।
पर ये तो हो नहीं सकता -1, नहीं होगा, ये तो मिनिमम 0 हो पॉजिटिव सकता वैल्यू है, रहेगी। 0 दे सकता है मिनिमम, हाँ, 0 से मिनिमम बड़ा देगा या फिर, तो इसकी fx की मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू 0 होगी। 0 नहीं होगी, 3 होगी। हाँ 3 से मतलब छोटा नहीं हो सकता कभी, 3 तो हो गई। अब 3 में कुछ ऐड ही कर रहे हो आप, 3 में कुछ ऐड कर रहे हो, कितना, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू है, अगर इसकी वैल्यू 0 होगी तो इस पूरे की वैल्यू 3 हो जाएगी, अगर इसकी वैल्यू 1 होगी तो इस पूरे की वैल्यू 4 हो जाएगी, अगर इसकी वैल्यू x+1 की होल स्क्वायर की वैल्यू 5 होगी तो पूरे की वैल्यू 8 हो जाएगी, राइट। यस यानी कि ये एक्सप्रेशन हमेशा 3 या 3 से बड़ा होगा। सिमिलरली अब gx बता मेरे को किससे बड़ा होगा। अक्षत आ रहा हूं बस एक सेकंड, हाँ पूछ ले तू तब तक क्वेश्चन। सर ऐसा कोई इक्वेशन, सर इक्वेशन ऐसा हो सकता है कि ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव हो। बिल्कुल, जब ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव होगा अक्षत तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। ओके सर। अभी एक क्वेश्चन करेंगे हम ऐसा। उर्वशी बता दे जरा मेरे को इसकी मिनिमम या वो मिनिमम वैल्यू क्या होगी। मिनिमम ही करेगी देख, क्योंकि ये प्लस कोफिशिएंट पॉजिटिव है। मिनिमम कितना वैल्यू होगा? -49/8 से बड़ी होगी। बिल्कुल, एग्जैक्टली। अब मोटा मोटा समझ ले, पहले तो तुझे लॉजिक समझ आना चाहिए था। मोटा मोटा ये है कि यार देखो इसके साथ जो भी ये नंबर होगा ना, अगर आप पूरे को सॉल्व कर दोगे वो उससे बड़ा ही होगा हमेशा, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ ऐड ही हो रहा है, इससे घटेगा नहीं कभी भी। यस जैसे पहले वाले में देख लो 3 था, दूसरे वाले में -49/8 था, तो यही मिनिमम वैल्यूज है इसकी। हाँ ऋषिक, अब एक एग्जांपल और कर लेते हैं, लास्ट एग्जांपल, पहले आप इसको नोट कर सकते हैं। मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर का मेन काम तो 11th क्लास में यही है, रूट निकलवाने के लिए नहीं है। 10th में निकलवाए जाते थे इससे रूट भी। सर अगर ये यूज होना था 11th में तो 10th में छोड़वा क्यों दिया? क्योंकि 11th के नॉर्मल सिलेबस में थोड़े ना ये 12th में जाके दोबारा आएगा वैसे मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर, और 11th के सिलेबस में थोड़ी ना, ये तो जेई के सिलेबस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम का तो कोई चैप्टर ही नहीं है 11th के सिलेबस में। जैसे सर हाँ ऑल द 12th में दोबारा यूज होता है मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर, इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो। कैन आई रब दिस, कोई बच्चा? सर इसके बाद आप लिमिट्स करा देना। यार इसके बाद ट्रिगो कराएंगे क्योंकि उसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है हर जगह, और बहुत बड़ा चैप्टर भी है। और चैप्टर्स हम जल्दी जल्दी खत्म कर सकते हैं, बट ट्रिगो बड़ा चैप्टर है तो। नहीं सर क्योंकि वो अच्छा हाँ ठीक है सर ठीक है। क्योंकि ट्रिगो लिमिट्स में भी लगेगा यार, हर जगह लगेगा ट्रिगो, मतलब ये समझ लो आप। इसके बाद सारे चैप्टर्स पढ़ने के लिए मेरे को ट्रिगो पढ़ाना पड़ेगा, तभी मैं आपको अच्छे क्वेश्चंस करा पाऊंगा। ओके सर। हर जगह ट्रिगो के कॉन्सेप्ट्स घुसते रहते हैं, ट्रिगो बहुत परेशान करने वाला है 11th भी और 12th भी। काफी ज्यादा ट्रिगो यूज होगी अब, हर चीज में ट्रिगो, हर चीज में ट्रिगो। चलो एक और करके दिखाओ मुझे। पहले तो आप इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाओ। यू हैव, थोड़ा सा टाइम ऊपर जा रहा है, 1-2 मिनट चाहिए बस मुझे, पर जल्दी से 2 मिनट में कर दो यार फटाफट, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो इस बार -3 है कोफिशिएंट, ये ध्यान रखना, एक 3 नहीं है। तो एक बात बताएगा मुझे कोई, इसकी मैक्सिमम एग्जिस्ट करेगी या मिनिमम एग्जिस्ट करेगी? मैक्सिमम। मैक्सिमम एग्जिस्ट करेगी, डाउनवर्ड पैराबोला बन रहा होगा ऐसा, ऐसी शेप का पैराबोला बनेगा, कुछ अपना मैक्सिमम देके जाएगा यहाँ पे, मिनिमम तो -∞ होगा। चलो वहां तक तो पहुंच जाएंगे, बट आप उससे पहले मुझे इसकी परफेक्ट स्क्वायर बता दो फटाफट। और एक बात और बता दो, कोई तब तक की क्लास किसकी है 9:30 पे? मैथ्स की ही है। अच्छा सिर्फ उर्वशी तेरी है क्लास? नहीं सर सबकी नहीं, है। सर सबकी हाँ है। सबकी है। अच्छा क्या पढ़ रहे हो? सर आज नया चैप्टर प्रोबेबिलिटी शायद। ओके, क्या क्या पढ़ चुके हो? रिलेशन एंड फंक्शन एंड सीक्वेंस एंड सीरीज। सुबह सर से पढ़ रहे हो?
नहीं सर, कौन पढ़ाता है? सर उनका नाम नहीं पता, उनका no idea. नाम आता नहीं है जब वो पढ़ा रहे होते हैं, उन्होंने कभी बताया नहीं अपना नाम। सर बस उनकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, बस ये पता है। सर 2 दिन में रिलेशन फंक्शन खत्म करा दिया मैंने, मेरे को नहीं समझ आया। तुम कहते हो कि 1-2 दिन में खत्म करा देता है, चलाते ही रहता है चैप्टर को। मैंने भी आपसे मेन वाला 2 दिन में किया था, वो वाली क्लास अटेंड करके। यार वो तो नॉर्मल एनसीईआरटी तो यार 1-1, 2-2 क्लास में भी खत्म करा दी जाती है ना, एनसीईआरटी तो खत्म हो जाएगी। सर वो एनसीईआरटी एनसीईआरटी तो मैं भी उसमें, अब उसमें मैं एनसीईआरटी पढ़ानी होती है मेरे को, बेसिकली आरएस पढ़ानी होती है। एनसीईआरटी का एनसीईआरटी तो नहीं पढ़ा सकता मैं, सॉरी, आरएस पढ़ानी होती है। तो आरएस पढ़ानी होती है तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है यार, 2-2 क्लास में हम भी समझा देते हैं फटाफट 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 फटाफट। जेईई का सिलेबस पढ़ना है तो ये आरएस थोड़ा है, इसमें तो हमें लॉजिकल समझ आनी चाहिए, लॉजिक से समझ आनी चाहिए। हाँ भाई 9:33 हो चुकी है, बताओ फटाफट क्या हाल है। मैं भी कर रहा हूँ, चलो। तो फटाफट सीख जाओ इस बात को, ये हल्की चीज है, बड़ी चीज नहीं है। आप ऐसे सोच सकते हो कि 10th क्लास में सिखाई गई थी तो हल्की होगी, इसलिए सिखाई गई। यही 2 स्टेप रटे रटाए, रटने वाली चीजें तो सब आसान है, बात करते करते मैं तुमसे इसे सॉल्व कर सकता हूँ। मतलब मैं ऐसे कह रहा हूँ कि कोई भी कर सकता है, मैं नहीं। हाँ ठीक है, सही है। गलत है। गलत है। -3 अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये हाँ बनेगा ठीक है माइनस के सर, मैंने 2 से 73/36। डिवाइड कर दिया। 2 से 12 डिवाइड नहीं करा तूने, तूने -3 से अंदर मल्टीप्लाई नहीं करा। नहीं सर, मैंने सर वो दिया है ना 18 दिया है, तो मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। तूने 18 दिया क्या? हाँ सर। मुझे लगा 36 ही दिया आज। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जी थर्ड क्वेश्चन में fx ये बना, fx ये बना, तो अब इसकी वैल्यू हमेशा 73/12 से छोटी होगी, क्योंकि 73/12 में से मैं कोई चीज माइनस कर रहा हूं, और कैसी चीज माइनस कर रहा हूं? जो पॉजिटिव है हमेशा, यानी कि वैल्यू 1 ले सकता है। 1 लेगा तो 73/12 में से 1 घट जाएगा, 2 लेगा तो 73/12 में से 2 घट जाएगा, कुछ ना कुछ घटेगा, बार बार घटेगा। जो भी घट रहा है 73/12 से बड़ा नहीं बना सकता इस बार ये इसको, क्योंकि ये नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर ये नेगेटिव होता तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, बट इस बार ऐसा नहीं है। तो जब यहाँ पे नेगेटिव लग रहा होगा, मोटा मोटा समझो कंक्लूजन, जब यहाँ पे नेगेटिव आ रहा होगा मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर के बाद, तब मैक्सिमम वैल्यू देके जा रहा होगा। जब यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा होगा परफेक्ट स्क्वायर के बाहर, तब मिनिमम देके जा रहा होगा। इस बार अक्षत fx की वैल्यू हमेशा 73/12 से छोटी होगी। छोटी कितनी होगी? -∞ तक जा सकती है वैसे तो, और होना भी चाहिए था। अभी अभी देख के भी आए थे आप, डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा यार, ये x² का कोफिशिएंट नेगेटिव है, डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा तो इसका मतलब कुछ ना कुछ मैक्सिमम देके जाएगा। यही पूछ रहा था ना अक्षर? यस सर। अब ये जो आपने सारे ग्राफ्स बनाए हैं ना, जैसे ये अपवर्ड पैराबोला है, तो इस पॉइंट की अगर मैं बात करूं जिसपे अपनी मिनिमम वैल्यू देके जा रहा है, ये पॉइंट होगा -b/2a, कॉमा -d/4a। मतलब x की एट x इज इक्वल्स टू, मैं इस पॉइंट को हैशटैग में लिख देता हूं, अब ये इतना काम करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट निकाल सकते हो आप किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। कैसे? इस फॉर्मूले से। ये कहां से आया? इससे ही आया। जनरल इक्वेशन में अगर आप
ये लगा दो मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो अगर fx आपका कोई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, पहला केस अगर a ग्रेटर देन 0 है यानी कि अपवर्ड पैराबोला बन रहा है, तो एट x इज इक्वल्स टू माइनस के b अपॉन 2a, यानी कि जब आप x को माइनस के b अपॉन 2a रखेंगे इस इक्वेशन में, fx मिनिमम एग्जिस्ट करेगा। और वो fx मिनिमम कितना होगा, माइनस के d अपॉन 4a के इक्वल। आप ये पहले दो क्वेश्चन इससे भी सॉल्व करके देख सकते हैं। सेकंड केस, व्हेन a विल बी लेस देन 0, तो होगा डाउनवर्ड पैराबोला। और इस डाउनवर्ड पैराबोला में fx अपना कुछ ना कुछ मैक्सिमम देके जाएगा, और वो मैक्सिमम भी इसी पॉइंट पे आएगा माइनस बी अपॉन 2a। बी और ए आपको गिवन होंगे, उसके हिसाब से आप सिचुएशन के हिसाब से हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हिसाब से वो एक्स भी निकाल सकते हो जिसपे आपका मिनिमम या मैक्सिमम आ रहा होगा, और वो वैल्यू भी निकाल सकते हो कितनी मिनिमम है या कितनी मैक्सिमम है। सॉरी, दिस वुड बी मैक्सिमम दिस टाइम। थर्ड क्वेश्चन आप इससे सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड में a लेस देन 0 दे रखा है, तो यानी कि जब x की वैल्यू, मैं तो ये कह रहा हूँ माइनस बी अपॉन 2 है, यानी कि माइनस के 5 अपॉन 6, माइनस के 6, जब आप x की वैल्यू 5/6 रखेंगे तब fx की वैल्यू 73 अपॉन 12 बनेगी। fx मैक्सिमम माइनस d अपॉन 4a ही आएगा। सर x की वैल्यू निकालना जरूरी है या डायरेक्ट? ना कब क्वेश्चन में पूछ सकता है, मैं तो ये कह रहा हूँ पूछेगा तो जरूरी नहीं है। वैसे तो कर सकते हैं ना। हाँ, और सर वैसे a लेस देन 0 होगा तो हमेशा पॉजिटिव में आएगा ना दोनों चीज? क्या कैसे? क्या सर मैं कह रहा हूँ कि a लेस देन 0 है हमेशा, तो x और fx मैक्स हमेशा पॉजिटिव आएंगे ना? अगर a लेस देन 0 है? हाँ। नहीं, जरूरी नहीं। क्यों पॉजिटिव आएंगे? ये देखिए जरा इक्वेशन, इसमें तो रियल ही नहीं है। बेशक ना हो ये रियल से और कॉम्प्लेक्स से, इसका क्या मतलब है? ये तो ये कह रहा है कि मेरे इस पूरे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। हर डाउनवर्ड पैराबोला के लिए मैक्सिमम एग्जिस्ट करेगा ना ऋषि? हाँ सर करेगा। तो फिर डाउनवर्ड पैराबोला नहीं है क्या ये? सर मुझे लगा, सर आपने कहा था ना कॉम्प्लेक्स और कहीं नहीं लगेगा, तो इसलिए मुझे लगा। नहीं, कॉम्प्लेक्स से मतलब नहीं है, डाउनवर्ड पैराबोला है, इसमें भी fx अपनी कुछ ना कुछ मैक्सिमम वैल्यू देके जा रहा होगा। और देखो क्योंकि ये पूरा टाइम पैराबोला नीचे ही बन रहा है x एक्सिस के नीचे बन रहा है, तो अगर ये वाले पॉइंट की भी बात करूं तो ये भी y नेगेटिव ही दे रहा होगा। आप इसको देख सकते हैं, इस पे y नेगेटिव ही आ रहा होगा और x ये आ रहा होगा कुछ, दिस इज x, दिस इज y। x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है। बट अगर ऐसा कोई पैराबोला होता तो देख y भी नेगेटिव, अभी y भी नेगेटिव और x भी नेगेटिव, कुछ भी आ सकता है, इससे फर्क नहीं पड़ता। नेगेटिव पॉजिटिव जो भी आएगा कैसे निकालूं, ऐसे निकालूं, ठीक है? यस सर। टाटा बाय बाय, मिलते हैं। थैंक यू सर। यार एक हैशटैग और लिखवाना चाहता हूं, बस एक सेकंड रुक जाओ, सॉरी बस लास्ट हैशटैग। अगर इससे आप डायरेक्टली अपनी इनइक्वालिटी सॉल्व कर सकते हो। अगर आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा ग्रेटर देन 0 दी गई है, राइट? आपकी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्रेटर देन 0 है हमेशा, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी कि बताया गया है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा पॉजिटिव। अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा पॉजिटिव, तो अपवर्ड पैराबोला बन रहा होगा कॉम्प्लेक्स रूट्स वाला, फर्स्ट का सी पार्ट, यानी कि a होगा ग्रेटर देन 0 एंड d होगा लेस देन 0। रूट्स होंगे कॉम्प्लेक्स, a होगा पॉजिटिव। पूछ ले क्या पूछना चाहता है। सर ये मतलब कैसे हुआ?
ये ऐसे हुआ फर्स्ट का सी पार्ट, जो अभी ग्राफ बनाए थे, फर्स्ट के सी पार्ट में यही बोला गया था कि अगर आपका कोई भी अपवर्ड पैराबोला जिसके रूट्स कॉम्प्लेक्स हैं ऐसा है, तो वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू रहेगी, हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रही है ना। यस सर। तो ये y तो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही तो कह रहा है कि y ग्रेटर देन 0 है। अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, किसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के लिए अगर y पॉजिटिव है, तो वो कब पॉजिटिव हो सकता है y? जब उसके रूट्स कॉम्प्लेक्स हो। इस वाले केस में पॉजिटिव हो सकता है, ऐसा होगा वो, उसके रूट्स कॉम्प्लेक्स हो, वो हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर हो, हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर हो, यानी कि अपवर्ड पैराबोला होना चाहिए, पहली बात। सर ये लेस देन और- हो तो फिर डाउनवर्ड बन जाता है। डाउनवर्ड पैराबोला होगा हमेशा, ये वाला इस टाइप का कुछ ग्राफ या इस टाइप का कुछ ग्राफ। तो इस केस में a लेस देन 0 होना चाहिए और d तो यहां भी लेस देन 0 होना चाहिए। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा पॉजिटिव या हमेशा नेगेटिव दो ही केसेस में हो सकती है कि उसके कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं, वो एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रही कभी, क्योंकि अगर एक्स एक्सिस को टच करेगी या कट करेगी तभी तो y 0 होगा, तभी तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू 0 होगी। और ये कह रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव, ओहो एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रही ना टच कर रही, तो रूट्स कॉम्प्लेक्स, या हमेशा नेगेटिव तो भी रूट्स कॉम्प्लेक्स, राइट। यस सर। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, लोकेशन ऑफ रूट्स के साथ लास्ट टॉपिक में। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सॉरी गाइस, मुझे पता तुम्हारे लिए थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है।